Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 10 of chapter number 9 biomolecules. And today's point is the living state. लिविंग स्टेट के लिए हम लोग दूसरा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डायनेमिक स्टेट. सो डायनेमिक स्टेट और लिविंग स्टेट का मतलब क्या है? सो नाउ एट दिस लेवल you must understand that the tens and thousands of chemical compounds in a living organisms, bacteria ho, virus ho, plants ho, animals ho, each and every organisms have a thousands number of chemical compounds. It is considered as a either metabolites और बायोमोलिक्यूल्स. तो या तो वो मेटाबोलाइट्स है या तो वो बायोमोलिक्यूल्स है जिनका हरेक का प्रेजेंस होगा एट कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ देम. इन शॉर्ट, वो सब्सटेंस की बॉडी के अंदर जितनी जरूरत होगी उतने कंसंट्रेशन में ही वो बॉडी के अंदर प्रेजेंस होगा. मैं नॉर्मल लिविंग डायनेमिक एक्टिव स्टेट की बात कर रहा हूँ. जैसे कि आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं दो. नंबर 1, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कोई भी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर होता है 4.2 मिलीमोल्स पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल्स पर लीटर. मतलब 4.2 से लेकर के 6.1 मिलीमोल पर लीटर ग्लूकोज का ब्लड के अंदर का लेवल होता है. हेल्दी इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ. जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 ले लो, हार्मोन्स. तो हार्मोन्स ऑलवेज कम कंसंट्रेशन में होता है, नैनोग्राम्स पर ml. तो इसका डिपेंडेंस किसके ऊपर है? जिसकी या तो कोई भी सब्सटेंस की जरूरत एक्चुअल में बॉडी के अंदर कितनी है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट चाहे वो कितने भी कंसंट्रेशन में हो, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिस्ट इन स्टेडी स्टेट. स्टेडी का मतलब आपको यहाँ पे अलग अलग एंगल से समझना है. सो ऑलवेज वो कौन से स्टेट में होने चाहिए? स्टेडी. स्टेडी का मतलब अभी आप समझ सकते हो स्टेबल. पर स्टेबल का एक सिनोनिम्स आपको याद रखना है. कैसा? एक्टिव. सो द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिस्ट इन अ स्टेडी स्टेट कैरेक्टराइज्ड. अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेडी, स्टेबल, एक्टिव स्टेट में कैसे रह सकता है? बाय द कंसंट्रेशन ऑफ each of this biomolecules. अब जितने thousands number of biomolecules की बात की, उनका कंसंट्रेशन बॉडी में जितना चाहिए अगर उतना है तो ऑर्गेनिजम्स उसके सपोर्ट से स्टेबल, स्टेडी या तो एक्टिव स्टेट के अंदर अपने आप को मेंटेन कर सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. आपको मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर बताया था कि ऑलवेज बायोमोलिक्यूल्स तो मूव होते रहते हैं. जैसे कि B है तो ऑलवेज B किसी और में से बनता होगा, मतलब A में से, और B किसी और में कन्वर्ट होता होगा, मतलब C में. सो ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स. फ्लक्स का मतलब होता है वो ऑलवेज मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर मूव होता रहता है. मतलब या तो कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन सिंपल में होता रहता होगा या तो सिंपल का कन्वर्जन किस में होता रहता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर. So any chemical or physical process which moves spontaneously to the equilibrium. तो जितने भी मेटाबोलाइट्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, उनको या तो केमिकल या तो फिजिकल प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मूव करती रहती है. लिसन, अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेडी स्टेट का मतलब है नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक्टिव आप तभी बोल सकते हो. सो स्टेडी स्टेट इज एक्चुअली नॉट or non-equilibrium state because we know that one should remember from physics. Physics में आपको पता है कि ऐसा सिस्टम at equilibrium cannot perform a work. जो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वो काम नहीं कर रहा है. सो यहाँ पे आपको स्टेडी का मतलब क्या समझना है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. एक्चुअल में वो इक्विलिब्रियम स्टेबल स्टेट में नहीं है, बट स्टेबल और स्टेडी या तो एक्टिव, इन सबको आप यहाँ पे सिनोनिम्स मतलब एक दूसरे के साथ लेकर के चलोगे. सो एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच अ इक्विलिब्रियम. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो कंटिन्यूअसली काम करते रहना, सो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तो सिस्टम काम नहीं कर सकती.
सो लिविंग स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम, नॉन स्टेबल स्टेडी स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म अ वर्क। ऐसा एक स्टेट है जो नॉन इक्विलिब्रियम या तो नॉन स्टेबल स्टेडी स्टेट है, एक्चुअल में जिसकी वजह से वो काम कर पाता है। एंड all living process is constant effort to prevent falling in the equilibrium. Always लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले जितनी भी प्रोसेस है उनका कॉन्स्टेंटली एक ही एफर्ट रहता है कि उनके स्टेट को कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर ना भेजा जाए। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वाटर का लेवल। अब बॉडी के अंदर वाटर का लेवल जितना ज़रूरत है उतना मेंटेन हो पाना चाहिए, फिर चाहे वो लिक्विड में से या तो कोई एक सब्सटेंस में से दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, दूसरे में से तीसरे में, बट अल्टीमेटली वाटर का लेवल मेंटेन हो पाना चाहिए। वाटर का लेवल अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वाटर के लेवल के अंदर अगर डिक्रीजिंग होता है, तो आपको पता है बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसे कंडीशंस आ सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिहाइड्रेशन में भी पॉसिबल है कभी कभार डेथ जैसी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकती है। सो नॉन इक्विलिब्रियम में अगर रहेगा बॉडी का स्टेट, सो दिस इज अचीव्ड बाय एन एनर्जी इनपुट। तो बॉडी को अगर कॉन्स्टेंटली एक्टिव स्टेट में रखना हो तो कंपलसरी उसको एनर्जी ऑलवेज देनी पड़ेगी। सो एनर्जी देने का काम है ये मेटाबॉलिज्म का। सो मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जैसे आपको मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर बताया था कि भाई मेटाबॉलिज्म का एक कैरेक्टर है एनाबॉलिज्म, जो एनाबॉलिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और दूसरा एक नाम है कैटाबॉलिज्म। पर ये दोनों में से हमारे लिए एनर्जी रिलीज करने वाला पाथवे होता है कैटाबॉलिज्म, जिसमें कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन किस में होता है, सिंपल में। सो यहाँ पे लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो आप लिख सकते हो कि भाई लिविंग स्टेट इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, बिकॉज वी नो दैट विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। क्योंकि मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी तो जाकर के लिविंग स्टेट का मेंटेनेंस एक्टिव स्टेज के अंदर हो पाता है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द लिविंग स्टेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल में एंजाइम क्या है, या तो एंजाइम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो एंजाइम का डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। Now we know that कि life is made up by a complex system, या तो लाइफ पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है which involve a perfect coordination of a majority of chemical reaction। अब आपको पता है कि बॉडी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर डेली कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, और वो केमिकल रिएक्शंस आपको मैंने बताया था सिंगल एक्सीडेंट के बिना स्मूथली मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर मूव होती रहती। तो आप सोचो वो हर एक केमिकल रिएक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन कितना होगा। सो ये कोऑर्डिनेशंस करने के पीछे कोई ना कोई सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पहले ही मैंने आपको बताया था, या तो कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन सिंपल में होगा, या तो सिंपल का कन्वर्जन किस में होता रहता है, कॉम्प्लेक्स। सो सम ऑफ दिस रिएक्शंस आर रिजल्ट इन सिंथेसाइजिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल। कोई लार्ज मॉलिक्यूल को बनाएगा, या तो कोई लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक भी करता है, तोड़ भी सकता है। तो ये जितनी भी रिएक्शंस होती है आर अकर्स वेरी स्लोली एट, ये सभी रिएक्शंस एकदम स्लो में होगी। पर कब, जब टेम्परेचर एकदम लो होता है, प्रेशर एटमॉस्फेयर वाला होगा तब। तो आप सोचो कि भाई आज आपने एक बिस्किट खाया है, अगर बॉडी के अंदर तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब नॉर्मल ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आज बिस्किट खाया है, वो 3 दिन जाकर के बाद अगर डाइजेस्ट होगा तो फिर शायद ये स्टेट एक्टिव नहीं कहलाएगा। सो द कंडीशन अंडर विच लिविंग सेल्स कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेस। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर कंसिडर कर लो आप नॉर्मली तो 37 है, और हमारी बॉडी के अंदर सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहीं ना कहीं 37 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रही। पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई आज हमने खाना खाया वो 3 दिन के बाद डाइजेस्ट हुआ। बट इन द लिविंग सेल्स दिस रिएक्शंस अकर्स एट एक्सट्रीमली हाई रेट, फास्ट रेट पे ये रिएक्शंस होती है। बल्कि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर तो लो है, 37 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 भी है,
तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन दी बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रेजेंट है। सो स्पेसिफिक केमिकल्स दे आर एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एज अ एंजाइम। सो ऐसा स्पेसिफिक केमिकल जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है उनको एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो ऑलवेज एंजाइम्स आर नेचर वाइज प्रोटीनेशियस, water soluble and colloidal substances which forms a catalyst. तो proteinaceous water soluble colloidal substances which forms a catalyst which are secreted in extremely small quantities by living cells. लिविंग सेल्स के थ्रू एकदम माइन्यूट क्वांटिटीज के अंदर जनरेट होने वाला प्रोटीनेशियस वाटर सोल्यूबल कोलोइडल सब्सटेंस जिसका नाम है एंजाइम्स। काम क्या है? एंजाइम्स आर पार्टिसिपेट इन बायोकेमिकल प्रोसेस। जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस है हर एक के अंदर ये एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, विच आर अकरिंग एट बॉडी टेम्परेचर विद इन और आउटसाइड दी सेल। या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। मेन रोल क्या है एंजाइम का? सो एंजाइम ऑल्टर, चेंज, और चेंज में ज्यादातर रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करता है। सो एंजाइम ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस बट नॉट यूज्ड अप इन द प्रोसेस। लिसन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ऑलवेज एंजाइम रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है, बढ़ा देता है, पर कभी भी एंजाइम वो रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज्ड नहीं होता। नाउ दो टर्मिनोलॉजी हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है व्हाट इज अ सबस्ट्रेट। सो ऐसा सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट एज, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम काम करता हो, उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है सबस्ट्रेट। दूसरा वर्ड है प्रोडक्ट। क्या होती है? सो न्यूली फॉर्म सब्सटेंस फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से बनने वाला एक नया सब्सटेंस किसके सपोर्ट से? विद सपोर्ट ऑफ एंजाइम इज टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। कि भाई जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा वो सबस्ट्रेट, और काम करने के बाद सबस्ट्रेट में से बनने वाले नए सब्सटेंस को बोलेंगे प्रोडक्ट। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है लैक्टोज, तो ये है सबस्ट्रेट जिसके ऊपर काम करने वाला एंजाइम का नाम है लैक्टेज। तो लैक्टेज जब लैक्टोज के ऊपर काम करेगा तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या होगा? वो है प्रोडक्ट्स। नाउ कभी कभार ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो नेचर वाइज क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। सो देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक अ एंजाइम। तो जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम जैसे बिहेव करता है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है रिबोजाइम। सो एंजाइम का एक्सप्लेनेशन हमें लाइन डायग्राम के साथ डिस्कस करना है। ना आपको पता है कोई भी एंजाइम नेचर वाइज क्या होता है? प्रोटीन। सो एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो कोई भी एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो तो सिंपल खाली क्या होता है? एमिनो एसिड का सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, जिसमें लास्ट एंड होगा, फर्स्ट एंड होगा, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड, एमिनो टर्मिनल, कार्बोक्सिल टर्मिनल, आपको सब मैंने प्रोटीन के टाइप्स के अंदर डिस्कस करवाया हो। सो an enzyme like any protein has the secondary and tertiary structure। तो अगर कोई एंजाइम जिसका स्ट्रक्चर प्राइमरी हो तो उसके पास खाली प्रोटीन का या तो एमिनो एसिड का एक सिंगल चेन होगा, बट अगर वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स है देन आपको पता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर डिफरेंस क्या है? ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। सो when we look at tertiary structure of protein, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself। कि प्रोटीन की जो चेन है वो खुद के ऊपर ही फोल्डिंग हो करके the chain criss crosses itself and hence many crevices pocket। तो क्रेवाइसिस या तो पॉकेट के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, बहुत सारी क्रैक। तो क्रिस क्रॉस मतलब पहले आगे जाना फिर बाद में वापस आना। तो इस तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर खुद के ही ऊपर
फोल्ड होकर के एक 3 डायमेंशंस में प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में से उस टाइम पे उसको बहुत सारे क्रेवाइसिस या तो पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो ये जो क्रेवाइसिस या तो पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर्स है उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट। लेकिन आज से याद रखना कि एंजाइम की एक्टिव साइट मतलब ऐसा पार्ट है जहां पे जाकर के क्या कंबाइन होगा, सबस्ट्रेट। ओके, सो ये क्रेवाइसिस और पॉकेट जो है उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है एक्टिव साइट। सो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द क्रेवाइसिस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट इज फिट। तो सबस्ट्रेट एक्चुअल में वो क्रेवाइसिस या तो पॉकेट या तो एक्टिव साइट जो है एंजाइम का उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन होगा, जैसे कि चलो ये एंजाइम है, उसका एक्टिव साइट के साथ क्या जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट। एंड एंजाइम रिएक्शन में यूज हुए बिना सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में कर देगा, विद इन दी प्रोडक्ट। सो एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज्ड रिएक्शन एट हाई रेट, हाई रेट के साथ रिएक्शन को कैटेलाइज्ड करने का काम करेगा। इवन अभी तक हमने जो एंजाइम देखा वो ऑर्गेनिक मतलब प्रोटीनेशियस कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस की बात की, बट एंजाइम कैटेलाइज्ड differ from inorganic catalyst in many ways, but one major difference needs a mention. Listen, एंजाइम जो एज ए कैटलिस्ट काम करने वाले वो दो टाइप के होंगे, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे डिफरेंस है, बट एक मेजर डिफरेंस दिया हुआ है रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो जितने भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है मीन्स कैटलिस्ट यूज्ड विदाउट कार्बन एटम, कार्बन एटम को यूज किए बिना बनाया गया कैटलिस्ट। सो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क्स एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम कर सकता है, वेरएज एंजाइम जो ऑर्गेनिक है, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस से बना है, गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस के बाद एंजाइम डीनेचर हो जाता है, क्योंकि एमिनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं। इवन एंजाइम्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स वो नॉर्मली लीव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जो हाई टेम्परेचर पे अपने आप को नॉर्मली सर्वाइव कर पाते। उनकी बॉडी से अगर आप एंजाइम को आइसोलेट करते हो तो वो नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे भी काम कर पाते हैं, जैसे कि हॉट वेंट है या तो सल्फर स्प्रिंग है। अब वहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अगर आप एंजाइम्स निकालोगे तो वो स्टेबल होगा एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हायर टेम्परेचर अप टू 80 और 90 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने आप को हॉट वेंट या तो सल्फर स्प्रिंग में स्टेबली मेंटेन कर पाते हो, उनकी बॉडी से अगर आप एंजाइम निकालते हो तो वो हाई टेम्परेचर में भी अपने रोल जो है वो प्ले करता रहता है। सो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। तो थर्मोफिलिक मतलब हाई टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, उनकी बॉडी में से निकाले हुए एंजाइम्स थर्मल स्टेबिलिटी वाले कैरेक्टर्स के साथ जनरेट होते हैं। वही तो उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। अब ये थर्मस एक्वेटिकस एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स है या तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसका नाम है टाक पॉलीमरेज। टाक में से टी लिया हुआ है थर्मस का, ए एंड क्यू लिया हुआ है एक्वेटिकस का। तो ये टाक पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है which working at 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म खुद थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से। सो ये एग्जांपल था टाक पॉलीमरेज का विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया और उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द लिविंग स्टेज
and general introduction about the enzymes. Thank you very much. Jai Hind.